नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न भर्तियां होने वाली है, उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को जनवरी माह की करंट अफेयर को भी सॉल्व करा दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, चाहे मैं CGPSC की बात करूँ, चाहे व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम की बात करूँ, सभी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए फिर आज के इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध है। ऑप्शन दिया गया है, पहला गुमशुदा बच्चों की तलाश से, दूसरा नशे के विरुद्ध अभियान से, तीसरा महिलाओं की खुशी से, चौथा बुजुर्गों की खुशी से। बताना है ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है। चलिए, इस ऑप्शन को आपको पढ़ना है, पढ़ के बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? गुमशुदा बच्चों की तलाश से। किससे है जी? गुमशुदा बच्चों की तलाश से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो आपका ऑपरेशन मुस्कान है, इसको ऑपरेशन इस्माइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान को आपका ऑपरेशन इस्माइल के नाम से जानते हैं। तो कल के डेट में क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है, तो आपको बताना है गुमशुदा बच्चों की तलाश से। ठीक है, और ये जो आपका ऑपरेशन इस्माइल या ऑपरेशन मुस्कान है, ये गृह मंत्रालय की एक परियोजना है जी। ठीक है, ये गृह मंत्रालय की एक परियोजना है। ठीक है, गृह मंत्रालय की एक परियोजना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? गुमशुदा बच्चों की तलाश से। कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन हेलो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया इसलिए बता रहा हूँ, ऑपरेशन हेलो। ठीक है, ऑपरेशन हेलो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन हेलो का संबंध आपका नशे के विरुद्ध अभियान से है। ठीक है, और इस ऑपरेशन हेलो को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेशन हेलो का संबंध नशे के विरुद्ध अभियान से है, जिसको छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन मुस्कान का संबंध आपका गुमशुदा बच्चों की तलाश से है, जो गृह मंत्रालय की एक परियोजना है, जिसे आपका ऑपरेशन इस्माइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न था ऑपरेशन मुस्कान का संबंध है, इसका सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, गुमशुदा बच्चों की तलाश से। आगे बढ़ते हैं। देश की 6वीं साइंस सिटी कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन है, पहला धमतरी जिले में, दूसरा रायपुर जिले में, तीसरा बलौदाबाजार जिले में, चौथा दुर्ग जिले में। बताना है कि देश की 6वीं साइंस सिटी कहाँ प्रस्तावित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, रायपुर जिले में। ठीक है, तो देश की 6वीं साइंस सिटी कहाँ प्रस्तावित है? रायपुर जिले में प्रस्तावित है। ये नंबर को भी ध्यान रखना है ना, कल के डेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रायपुर जिले में देश की कौन से क्रम की साइंस सिटी प्रस्तावित है, तो 6वें क्रम का। ठीक है, तो देश की 6वीं साइंस सिटी कहाँ प्रस्तावित है, तो आपका रायपुर जिले में प्रस्तावित है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रदेश का पहला गौ माता मुक्ति धाम कहाँ स्थित है? सूरजपुर में, आपका बलरामपुर में, कोरिया में या जसपुर में। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि प्रदेश का पहला गौ माता मुक्ति धाम कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बलरामपुर जिला। ठीक है, एग्जैक्ट मैं लोकेशन बताऊं तो आपका रामानुजगंज में। ठीक है, बलरामपुर के रामानुजगंज, बलरामपुर जिला के आपका रामानुजगंज में। ठीक है, रामानुजगंज में आपका प्रदेश का पहला गौ माता मुक्ति धाम स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ सबको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आगामी जो एग्जाम होंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी की तिथि क्या थी? ये क्वेश्चन बनेगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी की तिथि क्या थी? ऑप्शन है, पहला 1 नवंबर 2023 से 30 जनवरी 2024, दूसरा 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024, तीसरा 1 नवंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 और चौथा 1 नवंबर 2023 से आपका 1 जनवरी 2023। बताना है खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी की तिथि क्या थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024। ठीक है, देखो अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अच्छे ध्यान रखना। प्रारंभ में समय है वो आपका 1 नवंबर 2023 से, प्रारंभ में जो समय है ना, प्रारंभ में जो समय है वो आपका 1 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2023 से आपका 31 जनवरी 2024 निर्धारित किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में खरीदी का जो समय है वो आपका 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित किया गया था। ठीक है, निर्धारित किया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर बाद में क्या किया गया जी? बाद में इसके समय को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, बाद में खरीदी के समय को बढ़ा दिया गया, और कितना कर दिया गया याद रखना है, 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024। ठीक है,
कितना कर दिया जी, 1 नवंबर 2023 से आपका 4 फरवरी 2024, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी की तिथि क्या थी, इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024। और मैंने क्या बताया कि प्रारंभ में आपका 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक समय निर्धारित किया गया था धान खरीदी के लिए, लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में फिर से समय को बढ़ा दिया गया और फाइनली कितना किया गया, 1 नवंबर 2023 से आपका 4 फरवरी 2024, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो बाद में समय को बढ़ाया गया इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो अच्छे से आपको इसको याद रखना है जी, है ना। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने वाली संस्था कौन सी है, धान खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम, मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने वाली संस्था कौन सी है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, पूछा भी गया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर मार्कफेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्कफेड, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, ठीक है, विपणन संघ के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने वाली संस्था कौन सी है, मार्कफेड, जिसे आपका क्या छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और मक्का खरीदी वाली संस्था का नाम क्या है, तो मक्का खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक है। मक्का खरीदी करने वाली संस्था का नाम मक्का खरीदी करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो आपका मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम, जबकि धान खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मार्कफेड, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया, याद रखिएगा, या तो मार्कफेड देगा आपको ऑप्शन में, या तो देगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, ये दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है। तो मार्कफेड को आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से भी जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने वाली संस्था कौन सी है, इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कुमेली घाट और फुलपाड़ झरना का संबंध कहाँ से है, सूरजपुर और दंतेवाड़ा, कोरिया और दंतेवाड़ा, कवर्धा और बस्तर और गरियाबंद और नारायणपुर, ठीक है। देखो आपका जो चर्चा में रहते हैं जो वाटरफॉल, वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहा कुमेली घाट और फुलपाड़ झरना का संबंध किससे है, कौन से जिले से है, तो देखो अगर मैं बात करूँ कुमेली घाट, ठीक है, कुमेली घाट जो आपका वाटरफॉल है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये आपका याद रखना है सूरजपुर में, कहाँ है आपका सूरजपुर में, ठीक है। और अगर मैं फुलपाड़ वाटरफॉल की बात करूँ, फुलपाड़ झरना की बात करूँ, तो ये कहाँ है, जो आपका दंतेवाड़ा में, कहाँ है आपका दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, सूरजपुर और दंतेवाड़ा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका सूरजपुर और दंतेवाड़ा, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहा कुमेली घाट और फुलपाड़ झरना का संबंध कौन से जिले से है, तो सूरजपुर और दंतेवाड़ा जिले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चर्चा में रहा विषय है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपका चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ है ना, तीरथगढ़ कहाँ है, आपका अमृतधारा कहाँ है, ये सब अब बहुत पुराने हो गए क्वेश्चंस। अब जो चर्चा में रहते हैं ना, जो वाटरफॉल के नाम, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इसका सही आंसर सूरजपुर और दंतेवाड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। जबरदस्त प्रश्न है, देखो पहला, केंद्र सरकार ने सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये निर्धारित किया है। देखो जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार करता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने सामान्य धान, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सामान्य धान, तो केंद्र सरकार ने सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये निर्धारित किया है। पहला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सामान्य धान के लिए कितना आपका 2183 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। और अगर पूछेगा ग्रेड ए, है ना, ग्रेड ए धान के लिए, तो ग्रेड ए धान के लिए आपका 2203 हो जाएगा, कितना 2203, ठीक है। सामान्य धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने, तो 2183 रुपये, और आपका ग्रेड ए के लिए ध्यान रखना है 2203 रुपये। दूसरा देखो, प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें 897 रुपये की बोनस राशि प्रदान की जा रही है। देखो आप सभी को पता होगा, हमारे प्रदेश सरकार में चुनावी घोषणा किया गया था, जिसके तहत बोला गया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदी किया जाएगा, जिसमें से केंद्र सरकार ने आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये निर्धारित किया है सामान्य धान के लिए। और सेकंड बोल रहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें 897 रुपये की बोनस राशि प्रदान की जा रही है। ध्यान रखना जी,
केंद्र सरकार ने सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है 2183, है ना। और इसमें बोनस कितना दिया जाएगा, इसमें बोनस दिया जाएगा 917 रुपये, ठीक है। अगर आप 2183 में अगर आप 917 जोड़ोगे तो देखो 7 3 10 का शून्य हासिल 1, 8 2 10 का शून्य हासिल 1, और 9 और 2 11, है ना, 11 का 1 हासिल 1, और ये 3 3100 होगा, है ना। तो प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें 897 रुपये की बोनस राशि प्रदान की जा रही है, बोला जा रहा है। एक्चुअल में 897 नहीं है भैया, सामान्य धान के लिए कितने रुपए की बोनस राशि प्रदान किया जा रहा है, 917 रुपये। कितना, 917 रुपये बोनस राशि प्रदान किया जा रहा है सामान्य धान के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें 897 रुपये की बोनस राशि प्रदान की जा रही है, जो कि क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, गलत। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा, केंद्र सरकार ने ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपये निर्धारित किया है। मैंने बताया ना, ग्रेड ए धान के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपये निर्धारित किया है। और इसमें आपका राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए बोनस प्रदान किया जाएगा, इसमें आपका 897 रुपया, ठीक है। आपका जो ग्रेड ए धान है इसमें राज्य सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा कितने रुपए बोनस राशि प्रदान किया जाएगा, 897 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा, प्रदेश में विपणन वर्ष 2023-24 में 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था। ये भी चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार और अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं जी, है ना, अच्छे ध्यान रखना। तो यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, देखो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र सरकार ने सामान्य धान के लिए कितने रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बताना है 2183 रुपये सामान्य धान के लिए, 2183। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, सामान्य धान के लिए 2183, है ना। और ग्रेड ए धान के लिए कितना आपका 2200 आपका 3 रुपये। लेकिन हमारे जो प्रदेश में सरकार जब बनने वाली थी तो अब उन्होंने क्या किया था, घोषणा किया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान को खरीदा जाएगा, ठीक है। तो सामान्य धान में कितने रुपए बोनस राशि प्रदान किया जाएगा, 917 रुपये। और आपका जो ग्रेड ए जो धान है उसमें आपका 897 रुपये की बोनस राशि प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा, प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें 897 रुपये की बोनस राशि प्रदान की जा रही है, इसमें मतलब सामान्य धान की बात हो रहा है। तो सामान्य धान में 897 रुपये नहीं है भैया, 917 है। तो ये आपको याद रखना है, सामान्य धान में 917 रुपये की बोनस राशि प्रदान की जाएगी। तीसरा, केंद्र सरकार ने ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपये निर्धारित किया है। तीसरा हमारा बिल्कुल सही है ना, 2203 ग्रेड ए धान के लिए, ठीक है। ये आपको ग्रेड ए है, ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपये, और जिसमें हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कितने रुपए की बोनस राशि प्रदान किया जाएगा, 897 अर्थात 897 रुपये, ठीक है। उसके बाद चौथा, प्रदेश में विपणन वर्ष 2023-24 में 130 लाख, याद रखना 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअल में कितना खरीदा गया, ठीक है, 144.92, याद रखना क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 144.92 लाख मीट्रिक टन, 144.92 लाख मीट्रिक टन वो धान है उसकी खरीदी किया गया। लेकिन लक्ष्य कितना रखा गया था, 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इससे ज़्यादा खरीदी हुआ है। कितना, 144.92 लाख मीट्रिक टन, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराया है जी, ठीक है। चौथा भी आपका कथन सही है, तीसरा भी कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत है। दूसरा बोल रहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें 897 रुपये की बोनस राशि प्रदान की जा रही है। देखो सामान्य धान में आपका 917 रुपये की बोनस राशि प्रदान किया जाएगा, है ना, जबकि ग्रेड ए धान में आपका 897 रुपये की बोनस राशि प्रदान किया जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी लक्ष्य कितना रखा गया था धान खरीदी का, आपका 130 लाख मीट्रिक टन, लेकिन एक्चुअल में कितना खरीदी हुआ है आपका याद रखना 144.92 लाख मीट्रिक टन। यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो लक्ष्य रखा गया है, उससे ज़्यादा की खरीदी हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, अभी जस्ट मैंने बताया 130.92 लाख, 144.92 लाख, 145.27 लाख, या आपका 150.35 लाख, है ना। आपको बताना है कि विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान की आपका खरीदी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 144.92 लाख मीट्रिक टन। लेकिन आपका लक्ष्य कितना रखा गया था, अभी जस्ट मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, लक्ष्य रखा गया था आपका, देखो 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एक्चुअल में खरीदी कितना हुआ है आपका 144.92 लाख मीट्रिक टन, है ना। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, तो 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इसको अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। लक्ष्य 130 रखा गया था, लेकिन खरीदी कितना हुआ 144.92 लाख मीट्रिक टन, उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलो
एकदम मैं गारंटेड बता रहा हूँ, आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में एग्जाम होंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक धान की खरीदी हुई? जांजगीर चांपा में, महासमुंद में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में। अब देखो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, हम सभी को पता है कि जांजगीर चांपा में आपका धान की पैदावार सर्वाधिक होता है, तो जांजगीर चांपा में आंसर नहीं लगा देना है जी, है ना। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक धान की खरीदी हुई? इसका सही आंसर हमारा महासमुंद हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक महासमुंद में हुआ, पहला तो महासमुंद, पहला आपका महासमुंद में हुआ, ठीक है। सर्वाधिक खरीदी आपका महासमुंद, महासमुंद जिला में हुआ, महासमुंद। महासमुंद के बाद दूसरा आपको याद रखना है बेमेतरा में, ठीक है। महासमुंद के बाद आपको दूसरा याद रखना है आपका बेमेतरा में, और तीसरा आपको याद रखना है जी बलौदा बाजार में, ठीक है। तीसरा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, यहाँ आपका सर्वाधिक धान की खरीदी हुआ है। सबसे ज़्यादा तो आपका महासमुंद में हुआ है, आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए काम आएगा। दूसरा आपका बेमेतरा और तीसरा बलौदा बाजार। अगर पूछेगा कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम धान की खरीदी है ना, अगर पूछेगा सबसे कम या न्यूनतम सबसे कम धान की खरीदी कौन से जिले में हुआ है, तो आपको बताना है दंतेवाड़ा, पहला दंतेवाड़ा, ठीक है। दूसरा आपका नारायणपुर, दूसरा आपका नारायणपुर, और तीसरा हो जाएगा आपका सुकमा, ठीक है। पहला दंतेवाड़ा, दूसरा नारायणपुर, और तीसरा क्या हो जाएगा जी आपका सुकमा हो जाएगा, ठीक है। तो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक धान की खरीदी हुई है? इसका सही आंसर महासमुंद, है ना। तो महासमुंद आपको लगाना है, सबसे ज़्यादा महासमुंद में खरीदी हुआ है, उसके बाद बेमेतरा में, उसके बाद बलौदा बाजार में। और अगर न्यूनतम धान की खरीदी पूछेगा तो आपका बताना है सबसे कम हुआ है दंतेवाड़ा में, दूसरे नंबर पर आ जाएगा नारायणपुर, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपको सुकमा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजिम कुंभ मेले का आयोजन किस तिथि के बीच किया गया? 20 फरवरी से 2 मार्च, 24 फरवरी से 8 मार्च, 25 फरवरी से 10 मार्च, या 22 फरवरी से 4 मार्च। बताना है कि राजिम कुंभ मेले का आयोजन किस तिथि के बीच किया गया है। आप सभी गए भी होंगे, है ना, बताना है। चलो जी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 फरवरी से 8 मार्च। इसका सही आंसर आपका 24 फरवरी से क्या हो जाएगा आपका 8 मार्च हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो राजिम कुंभ मेले हैं इसका जो आयोजन होता है ना, ये आपका माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक होता है, ठीक है। जो राजिम कुंभ मेला है इसका आयोजन आपका माघ पूर्णिमा, ठीक है, माघ पूर्णिमा से लेकर आपका महाशिवरात्रि तक होता है जी, ठीक है, महाशिवरात्रि तक होता है। और राजिम के बारे में तो पता होगा, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। और राजिम में आपका महानदी पैरी और सोंढूर, ठीक है, महानदी पैरी और सोंढूर नदी का क्या होता है जी आपका संगम होता है, ये आपको याद रखना है, महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम, है ना। और राजिम कुंभ मेले का आयोजन किस तिथि के बीच किया गया? तो 24 फरवरी से आपका 8 मार्च, इसको अच्छे से आपको याद रखना जी, है ना। और राजिम में आपका मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के बीच में होता है, ठीक है। और राजिम को छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से भी जानते हैं, जहां आपका महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम होता है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। महतारी वंदन योजना को पूरे प्रदेश से किस तिथि से लागू किया गया है? ठीक है, महतारी वंदन योजना को पूरे प्रदेश में किस तिथि से लागू किया गया है? 1 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024 या 1 दिसंबर 2024। बताना है कि महतारी वंदन योजना, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस में, ऐसे के लिए ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको अच्छे से तैयार करेगा जो लोग मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो महतारी वंदन योजना को पूरे प्रदेश से किस तिथि से लागू किया गया है? 1 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024 और 1 दिसंबर 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 मार्च 2024। ठीक है, 1 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना को पूरे प्रदेश में आपका लागू किया गया है। ठीक है, अभी मैं महतारी वंदन योजना के बारे में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते। देखिए, महतारी वंदन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको महतारी वंदन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है जी, है ना। ये जो महतारी वंदन योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, इस योजना के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि जो महिला है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, सशक्त हो जाए। ठीक है, दूसरा, इस योजना का लाभ सभी राज्यों के महिलाओं को मिलेगा। देखो भाई, जो महतारी वंदन योजना है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, तो जाहिर सी बात है इस योजना का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, जबकि बोला जा रहा है इस योजना का लाभ सभी राज्यों के महिलाओं को मिलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तीसरा, इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। बिल्कुल सही है ना। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और चौथा, इस योजना के लिए पात्र महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं
होना चाहिए। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना जो महतारी वंदन योजना है उसके लिए जो आपका पात्र महिला की जो आयु है ना वो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। बाकी दूसरा बोल रहा है कि इस योजना का लाभ सभी राज्यों के महिलाओं को मिलेगा, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में क्या बताया था, जो महतारी वंदन योजना है ना, इसको लागू कौन सी तिथि से किया गया था, 1 मार्च 2024 से। ठीक है, और याद रखिएगा जो महतारी वंदन योजना के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन हो जाएगा इस योजना का लाभ सभी राज्यों के महिलाओं को मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा मेंस के लिए, तो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्योता भोजन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया है। ठीक है, देखो जब गवर्नमेंट चेंज होती है जी, है ना, तो जब नए नए जब वो लोग योजना लागू करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो निश्चित ही आपको जितने जो नए नए योजना के नाम आपको सुनने को मिलेगा उसको आपको याद करना है कि उस योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी अभी आगामी एग्जाम होंगे सभी में योजनाओं से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। देखो, तो न्योता भोजन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया। ऑप्शन है पहला 10 फरवरी 2024, दूसरा 21 फरवरी 2024, तीसरा 12 फरवरी 2024 और चौथा 5 फरवरी 2024। तो बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 फरवरी 2024। ठीक है, तो न्योता भोजन योजना की शुरुआत किसकी शुरुआत, न्योता भोजन योजना, न्योता भोजन योजना, न्योता भोजन योजना की शुरुआत आपका 21 फरवरी 2024 से किया गया है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कुमेली घाट जलप्रपात का संबंध किस जिले से है। अभी मैंने इसको सॉल्व भी कराया था, है ना। देखो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा, हाल ही में चर्चा में रहा कुमेली घाट जलप्रपात का संबंध किस जिले से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सूरजपुर जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सूरजपुर जिला। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहा कुमेली घाट जलप्रपात का संबंध किस जिले से है, तो सूरजपुर जिला से। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ऐसे जो जलप्रपात है जो चर्चित में चर्चे में रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2024 को किस जैन मुनि का डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में निधन हुआ है। श्री ऋषभ देव का, महावीर देव का, विद्यासागर का या ज्ञान सागर का, बताना है। 18 फरवरी 2024 को किस जैन मुनि का डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका विद्यासागर। किसका, विद्यासागर जी का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैन मुनि विद्यासागर जी का 18 फरवरी 2024 को डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में, ठीक है, याद रखना, डोंगरगढ़ में स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपका डोंगरगढ़ में 2 पहाड़ी आपको याद रखना है, मतलब डोंगरगढ़ में 2 जगह याद रखना है। एक प्रज्ञागिरी की पहाड़ी सुनोगे, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ठीक है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ठीक है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी का संबंध किससे, आपका बौद्ध धर्म से। किससे, आपका बौद्ध धर्म से है ना। और याद रखना चंद्रगिरी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, इसका संबंध किससे, जैन धर्म से। याद रखना जी, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, इसका संबंध जैन धर्म से है। ये सब क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो 18 फरवरी 2024 तिथि भी याद रखना है। 18 फरवरी 2024 को किस जैन मुनि का डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में निधन हुआ है। इसका सही आंसर आपका विद्यासागर हो जाएगा। ऋषभ देव को तो जैन धर्म के संस्थापक के नाम से जानते हैं, है ना। और आपका जो महावीर स्वामी के बारे में भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये कौन से क्रम की आपका जैन तीर्थंकर थे, आपको बताना है। महावीर स्वामी आप लोग इतिहास में पढ़ा ही होगा। तो 18 फरवरी 2024 को किस जैन मुनि का डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में निधन हुआ। इसका सही आंसर हमारा विद्यासागर हो जाएगा। ठीक है, और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी का संबंध बौद्ध धर्म से है, और आपका चंद्रगिरी की पहाड़ी इसका संबंध आपका जैन धर्म से है, जो कि कहाँ है, आपका डोंगरगढ़ में है। कहाँ आपका, डोंगरगढ़ में। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। छत्तीसगढ़ की किस हस्ती को वर्ष 2022 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। निकिता सक्सेना, गीतांजलि वर्मा, पूनम तिवारी और तीजन बाई। छत्तीसगढ़ की किस हस्ती को वर्ष 2022 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है निकिता सक्सेना, दूसरा गीतांजलि वर्मा, तीसरा पूनम तिवारी और चौथा तीजन बाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जब का पूनम तिवारी। ठीक है, पूनम तिवारी। और ये पूनम तिवारी हमारे प्रदेश की लोक गायिका है। कौन है ये, हमारे प्रदेश की एक लोक गायिका है। ये आपको याद रखना है, लोक गायिका है। और इसके जो लोक कला मंच का नाम क्या है, आपका छत्तीसा। ठीक है, इसके लोक कला मंच का नाम, इसके लोक कला मंच का नाम क्या है, तो छत्तीसा है जी। क्या है, छत्तीसा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किस हस्ती को वर्ष 2022 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो पूनम तिवारी, जो कि हमारे प्रदेश की एक लोक गायिका है। और इसके लोक कला मंच का नाम क्या है, तो छत्तीसा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा 3rd ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 3rd ऑप्शन। इसको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व लेकर आया और अभी वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 के सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? संप्रिया, पूजा निषाद, पूनम तिवारी, उषा बारले और रितु वर्मा। चलिए बताना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 के सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका संप्रिया पूजा निषाद। क्या हो जाएगा? संप्रिया पूजा निषाद। ये प्रदेश की एक पंडवानी गायिका है, ठीक है, ये प्रदेश की एक पंडवानी गायिका है जी, ठीक है, प्रदेश की पंडवानी गायिका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आप लोग को पता होगा पूनम तिवारी के बारे में जस्ट मैं बताया था, पूनम तिवारी को आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मैंने बताया था पूनम तिवारी, ठीक है। और आप रितु वर्मा के बारे में भी जानते होंगे, है ना, पंडवानी की ये भी कलाकार है, ठीक है। उषा बारले के बारे में भी आप लोग को पता होगा। चलो अब पंडवानी के बारे में आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। पंडवानी क्या होता है? तो पंडवानी का शाब्दिक अर्थ होता है पांडवानी, अर्थात महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी में गीतमय आख्यान को ही पंडवानी कहा जाता है, ठीक है। पंडवानी के प्रमुख नायक भीम है और नायिका द्रौपदी जी है। पंडवानी में जो हुकारू देने वाला है उसको रागी के नाम से जानते हैं। पंडवानी में वाद्य यंत्र के रूप में तंबूरा एवं खड़ताल का प्रयोग किया जाता है। पंडवानी के हमारे छत्तीसगढ़ में भीष्म पितामह झाड़ू राम द्वांगन जी को माना जाता है, ठीक है। पंडवानी ज्ञान की दो शैली है, पहला वेदमती शैली, दूसरा कापालिक शैली। वेदमती शैली में केवल शास्त्र सम्मत गायन का कार्य होता है, जबकि कापालिक शैली में गाने के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार है आपका झाड़ू राम द्वांगन, पूनाराम रिसाद, रितु वर्मा, रेवाराम साहू, ये सब आपका वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार हैं। कापालिक शैली के आपको ध्यान रखना है, तीजन बाई, है ना, उषा बाई, शांति बाई, ये सब कापालिक शैली के प्रमुख कलाकार हैं पंडवानी के। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 के सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? संप्रिया पूजा निषाद, जो कि एक पंडवानी कलाकार है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया था? 5 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 या 8 अगस्त 2023? बताना है अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 अगस्त 2023 को, ठीक है। 6 अगस्त 2023 को अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके तहत ये जो आपका अमृत स्टेशन योजना है, इसके तहत हमारे प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के स्टेशनों के विकास के लिए 7 स्टेशन का चयन किया गया था। कितने स्टेशन का? 7 स्टेशन का। इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ में स्टेशनों के विकास के लिए 7 स्टेशन का चयन किया गया था। कितने स्टेशन का? 7 स्टेशन का चयन किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 7 स्टेशन का चयन किया गया था, है ना, किसके तहत? तो अमृत स्टेशन योजना के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाल ही में द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के स्टेशनों के विकास के लिए 21 स्टेशनों का चयन किया गया। कितने स्टेशनों का? 21 स्टेशनों का चयन किया गया, ठीक है। आपका द्वितीय चरण में हमारे छत्तीसगढ़ की स्टेशनों के विकास के लिए 21 स्टेशनों का चयन किया गया है। और जो प्रथम चरण में आपका 7 स्टेशन का चयन किया गया था विकास के लिए, ये आपको याद रखना है। तो अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, 6 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज में प्रथम चरण में जो 7 स्टेशन का चयन किया गया था, वो 7 स्टेशन कौन कौन से है, इसके नाम को भी आपको ध्यान रखना है। इसके नाम है आपका, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, आपका रायपुर हो जाएगा, रायपुर के बाद आपका बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर के बाद आपका ये हो जाएगा भिलाई पावर हाउस, ठीक है, भिलाई पावर हाउस। प्रथम जो चरण थे उसमें 7 स्टेशन का चयन किया गया था। अब ये 7 स्टेशन कौन कौन सा है? रायपुर हो जाएगा, रायपुर के बाद बिलासपुर के बाद आपका भिलाई पावर हाउस। याद रखना इंपॉर्टेंट है सब ना। रायपुर हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा, उसके बाद भिलाई पावर हाउस हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना आपको तिल्दा नेवरा, है ना, तिल्दा नेवरा, अकलतरा और महासमुंद, ठीक है, तिल्दा नेवरा हो जाएगा। उसके बाद आपका अकलतरा हो जाएगा, अकलतरा के बाद आपका महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। ये 7 स्टेशनों को प्रथम चरण में विकास के लिए क्या किया गया था? चयनित किया गया था। और द्वितीय चरण में आपका 21 स्टेशनों का चयन किया गया विकास के लिए, ठीक है। तो अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत किस तिथि को हुआ है? 6 अगस्त 2023। और मैंने बताया इस योजना के तहत आपका स्टेशनों का विकास किया जाएगा। और प्रथम चरण में इस योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों का चयन किया गया था विकास के लिए। और ये 7 स्टेशन कौन कौन से हैं मैंने बता दिया आपको। रायपुर हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा आपका, है ना, उसके बाद आपका भिलाई पावर हाउस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तिल्दा नेवरा, अकलतरा, महासमुंद। कितना हुआ जी? 1 2
3 4 5 6, अच्छा एक और है दुर्ग, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई पावर हाउस, उसके बाद तिल्दा नेवरा, अकलतरा, महासमुंद और दुर्ग, ये 7 स्टेशनों को प्रथम चरण में क्या किया गया था, चयन किया गया था प्रथम चरण में इसके विकास के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जी। चलो, और द्वितीय चरण में आपका 21 स्टेशनों का चयन किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि आपका अमृत स्टेशन योजना के तहत आपका द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है विकास के लिए, तो आपको बताना 21 स्टेशन, और प्रथम चरण में 7 स्टेशन का चयन किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से क्रम का मदकू-द्वीप मसीही मेला का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2024 के बीच किया गया? कौन से क्रम के मदकू-द्वीप मसीही मेले का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2024 के बीच किया गया? 110वां, 111वां, 112वां, 115वां, चार ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है, बताना है कि कौन से क्रम का मदकू-द्वीप मसीही मेला का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2024 के बीच किया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा 115वें क्रम का, ठीक है, 115वें क्रम का, जिसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और याद रखना, जो आपका मदकू-द्वीप मसीही मेला का आयोजन है ये कब से हो रहा है, तो आपका 1909 से, ठीक है, 1909 से इस मेले का आयोजन हो रहा है। तो कौन से क्रम का मदकू-द्वीप मसीही मेला का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2024 के बीच किया गया? इसका सही आंसर आपका 115वें क्रम का, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि आपका 115वें क्रम का मदकू-द्वीप मसीही मेला का आयोजन किस तिथि के बीच में किया गया है? तो याद रखना है आपका 7 से 11 फरवरी 2024, ठीक है, ये तिथि भी आपको याद रखना है जी, है ना। तो कौन से क्रम का मदकू-द्वीप मसीही मेला का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2024 के बीच किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 115। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 115। और मसीही मेला, मदकू-द्वीप मसीही मेला का जो आयोजन है ना, इसकी शुरुआत 1909 से शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ स्थापित किया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है, पहला धमतरी जिला, दूसरा राजनांदगांव जिला, तीसरा बस्तर जिला, चौथा दुर्ग जिला। सभी को पता होगा। चलो, देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका राजनांदगांव जिला में। कहाँ जी? राजनांदगांव जिला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया यार, एक सेकंड ना। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राजनांदगांव जिला हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है, रुक जा भाई, रुक जा। तो कौन से क्रम का, अच्छा ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया था, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। ये देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जब का राजनांदगांव जिला। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राजनांदगांव जिला। चलो, ये थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजनांदगांव जिला। क्या हो जाएगा जब का? राजनांदगांव जिला। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाँ चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया है। ऑप्शन है, पहला 10 फरवरी 2024, दूसरा 12 फरवरी 2024, तीसरा 19 फरवरी 2024 और चौथा ऑप्शन है आपका 20 फरवरी 2024। चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है पीएम श्री योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया। क्या हो गया जी इसको? अरे हो ना, भगवान। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया? चलो, ये चार ऑप्शन दिए गए। अभी थोड़ा सा ये कुछ दिक्कत कर रहा है जी, है ना। अच्छा, हो गया। चलो, तो पीएम श्री योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। चलो, अरे यार क्या रहा है यार, कंजट कर रहा है। चलो, यहाँ हम लोग आए थे। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया है? ऑप्शन है, पहला 10 फरवरी 2024, दूसरा 12 फरवरी 2024, तीसरा 19 फरवरी 2024 और चौथा 20 फरवरी 2024। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा 19 फरवरी 2024। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया? तो आपका 19 फरवरी 2024 को किया गया, ठीक है। और पीएम श्री का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत है आपका 19 फरवरी 2024 से किया गया है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पीएम श्री स्कूल योजना है, इस योजना के तहत पहले चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन किया गया, ठीक है।
इस योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन किया गया। 211 स्कूलों का क्या किया गया है जी, चयन किया गया। ठीक है, 211 स्कूलों का चयन किया गया है, आपको याद रखना है। इस योजना के तहत पहले चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन किया गया है और इस योजना की शुरुआत हुआ है आपको 19 फरवरी 2024 को। कब हुआ है? 19 फरवरी 2024 को। ठीक है, टोटल जो 211 स्कूल है जिसमें से आपका 193 प्राथमिक है और आपका 193, देखो 193 आपका प्राथमिक स्कूल है। ठीक है, प्राथमिक स्कूल 193 आपका प्राथमिक स्कूल है। अब कितना बच गया? देखो आपका टोटल 211 है, 211 में 193 प्राथमिक स्कूल है ना, तो 18 क्या हो जाएगा आपका माध्यमिक स्कूल। ठीक है, माध्यमिक स्कूल का चयन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया? 19 फरवरी 2024। इसका फुल फॉर्म होता है आपका प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना। और पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें से आपका 193 प्राथमिक स्कूल है और 18 आपका माध्यमिक स्कूल है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है ना। इसका सही आंसर हमारा 19 फरवरी 2024 हो जाएगा जी। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन किया गया? तो आपको 211 स्कूल का, जिसमें से 211 में से आप 193 प्राथमिक स्कूल है और आपका 18 माध्यमिक स्कूल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। झुमका जल महोत्सव का आयोजन 1 और 2 फरवरी 2024 को किया गया। झुमका जलाशय किस जिले में स्थित है? आप सभी ने पढ़ा भी होगा, है ना, छत्तीसगढ़ जीएस में पढ़ी होंगे इसको। झुमका जल महोत्सव का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो झुमका जल महोत्सव का आयोजन 1 और 2 फरवरी 2024 को किया गया। तो झुमका जलाशय किस जिले में स्थित है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, आपका जशपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कोरिया हो जाएगा। ठीक है, झुमका जलाशय किस जिले में स्थित है? तो कोरिया जिले में स्थित है। कौन से जिले में? जो आपको कोरिया जिले में, आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पास एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है कि जो झुमका जलाशय है ना, जो कि कोरिया जिले में स्थित है, तो जो झुमका जल महोत्सव का आयोजन है ये कब हुआ था? 1 और 2 फरवरी 2024 को। ये तिथि भी आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ नियत नीलानार योजना का संबंध है। छत्तीसगढ़ नियत नीलानार योजना का संबंध है बच्चों से, शहरी क्षेत्रों से, नक्सल प्रभावित गांवों से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, छत्तीसगढ़ नियत नीलानार योजना का संबंध किससे आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नक्सल प्रभावित गाँवों से। ठीक है, नक्सल प्रभावित गाँवों से। छत्तीसगढ़ नियत नीलानार योजना का संबंध नक्सल प्रभावित गांवों से है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी जो आपका योजना है उसका लाभ सुनिश्चित कराना है। मैंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ में नियत नीलानार योजना का संबंध नक्सल प्रभावित गांवों से है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजना का लाभ है उसको क्रियान्वित करना, है ना, लाभान्वित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ये आपको याद करना है, मतलब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजना का लाभ सुनिश्चित करना है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कुदरी बैराज का संबंध कहाँ से है? रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, जांजगीर चांपा जिला और कोरबा जिला। हाल ही में चर्चा में रहा कुदरी बैराज का संबंध किस जिले से है? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, जांजगीर चांपा। और याद रखना ये जो आपका कुदरी बैराज है ये कौन से नदी पर बना है? हसदेव नदी पर। ठीक है, हसदेव नदी पर बना हुआ है, हसदेव नदी पर बना है और इसका निर्माण कौन से सन में हुआ है? तो 2016 में। इसका निर्माण आपका 2016 में हुआ है। ठीक है, और कुदरी बैराज है कौन से जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा में। कौन से नदी पर बना हुआ है? हसदेव नदी पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? बताना है 6 फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? 31, 32, 33, 34। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। ठीक है, तो 6 फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31, है ना, 31वां बौद्ध संस्करण का आयोजन हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कहाँ हुआ? तो राजनांदगांव के जो आपका प्रज्ञागिरी पहाड़ी के जो बौद्ध धर्म स्थल है ना वहाँ हुआ है। कहाँ आपका? राजनांदगांव के प्रज्ञागिरी पहाड़ी के जो बौद्ध धर्म स्थल है वहाँ आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ है। और कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? तो आपका 31वां, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या जशपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका, इसका सही आंसर आपका सूरजपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरजपुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो पहला एस्ट्रो पार्क है इसका निर्माण सूरजपुर जिले में किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? तो सूरजपुर जिला के भैंसागुड़ा क्षेत्र में। ठीक है, सूरजपुर जिला के भैंसागुड़ा
सूरजपुर जिला के भैंसागुड़ा क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला स्टॉप पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? सूरजपुर जिला में। सूरजपुर जिला के आपको भैंसागुड़ा क्षेत्र में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखना, आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा कि ये आपका सूरजपुर का जो भैंसागुड़ा क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटता है, ठीक है। जहाँ कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को आपस में काटता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग कोरिया पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग को बाद में अभी पता चला है कि जो आपका सूरजपुर में भैंसागुड़ा नामक क्षेत्र है, यहाँ पास क्या है, आपका कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटता है, ये आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ का पहला स्टॉप पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? आपका सूरजपुर जिला में। और अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को IIT भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया? 10 जनवरी 2024, 20 फरवरी 2024, 22 फरवरी 2024 या 25 फरवरी 2024? इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको निश्चित ही करके जाइएगा। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था अभी स्लाइड में, तो उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, सब वैसे समझ में आ रहा है सब चीज़ें, ठीक है। तो अब आगे मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मार्च माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको सॉल्व। साथ ही साथ अब मैं आप लोग को, ये तो छत्तीसगढ़ का जनवरी और फरवरी का मैंने बता दिया, अब भारत का भी जनवरी और फरवरी के माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।